हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो आखिर में पढ़ें क्या। ठीक है, तो बहुत जगह यूट्यूब में आप लोगों ने अलग अलग वीडियोस देखा होगा जिसमें अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, आखिर क्या पढ़ें EMRS के लिए। तो कई जगह अलग अलग चीज़ें आप लोग को सुनने को मिले होंगे, अलग अलग बातें जो हैं कई यूट्यूब चैनल पर आपको सुनने को मिले होंगे कि टीजीटी के लिए आप ये पढ़ लीजिए, पीजीटी के लिए ये पढ़ लीजिए। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आप लोग को करना क्या चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आखिर क्या करना है और क्या पढ़ना है। आपको ये तो जानकारी अच्छे से स्पष्ट है कि आपको NCERT पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है, आपका जो नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें खुद CBSE की बात की गई है। ठीक है, CBSE की बात की गई है और CBSE में जो बुक चलते हैं वो है NCERT के। तो ये बात तो बिल्कुल फिक्स है कि आपको NCERT के ही बुक पढ़ने हैं, लेकिन किस कक्षा से किस कक्षा तक आपको पढ़ने हैं इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टीजीटी के बारे में क्या कहा गया है, पीजीटी के बारे में नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। टीजीटी में साफ साफ लिखा हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं, जिन लोगों को अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पता ना हो, कि जो टीजीटी और पीजीटी की सिलेबस सब्जेक्ट पार्ट का जो सिलेबस बताया गया है वो सिर्फ 2 लाइनों में है। ठीक है, इसमें कोई डिटेल से बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में है। टीजीटी के लिए कहा गया है कि उनका सिलेबस जो है CBSE का अनरिवाइज सिलेबस 10th का होगा और डिफ़िकल्टी लेवल 12th का होगा। और सेम पीजीटी के लिए भी यही बात की गई है कि उनका जो सिलेबस है वो CBSE का 12th का सिलेबस होगा और डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा गया है। इस वजह से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें बनी हुई है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि टीजीटी वाले क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, और याद रखिएगा हम लोग जो बात कर रहे हैं NCERT के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो NCERT के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं कि आखिर टीजीटी वाले पढ़ें तो पढ़ें क्या NCERT का, 6 से 10th पढ़ें या फिर 9th 10th पढ़ें, केवल और केवल 9th 10th पढ़ें। तो बहुत सारे वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप सिर्फ 9th 10th पढ़िए। ठीक है, क्योंकि 9th 10th से ही आपका पेपर आएगा, 9th 10th से ही आपका पेपर आएगा और सिलेबस में भी 10th के बारे में कहा गया है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 9th 10th में 9th 10th क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, आप 9th भी क्यों पढ़ेंगे, आप तो सिर्फ 10th पढ़िए। ठीक है, 10th पढ़िए, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ 10th की बात की गई है। तो आप 9th भी क्यों पढ़ेंगे, आप 10th ही पढ़ लीजिए, उससे अच्छा सिर्फ 10th पढ़िए, क्योंकि सिलेबस में 10th कहा गया है। तो आप 10th पढ़िए और उसी से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि सिलेबस में तो बस 10th ही कहा गया है ना। तो आप बस 10th पढ़िए और वहीं से अपना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहना है कुछ लोगों का कि आप सिर्फ 9th और 10th पढ़िए और आपके क्वेश्चन जो है उन्हीं में से फंस जाएंगे, पूरे क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो अब मेरा क्या कहना है आप ध्यान से समझिएगा। मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में भी ये बात कही है और फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो है 6 to 10th पढ़ना पड़ेगा। आपका सिर्फ 9th 10th पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको 6 to 10th पढ़ना पड़ेगा। हर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो स्टूडेंट जो है 9th और 10th को लेकर के बस चल सकते हैं जिनका 6 से लेकर 8 जो है बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिन स्टूडेंट्स का 6 से 8 जो है बहुत अच्छे से क्लियर है वही बस 9th 10th अच्छे से लेकर के अपना चल सकते हैं। वरना जिन भी स्टूडेंट्स ने 6 8 अच्छे से नहीं पढ़ा है NCERT का, उनको सबसे पहले अपना बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। 6 to 8 पढ़ के ही उनका बेस मजबूत होगा। और अन्यथा अगर वो 6 to 8 पढ़ने के बजाय सीधा 9th 10th पढ़ने में भिड़ जाएंगे तो उनका बहुत लॉस होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपना 6 7 और 8 को अच्छे से मजबूत बनाना है, समय को देखते हुए। ठीक है, समय को अपना पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि इतना समय हम लोग को ये बुक पढ़नी है और अपना जो है 9 10 जो है उसको इतना समय देना है।
ये बात तो सही है कि आपके जो ज़्यादातर प्रश्न जो है 9-10 से ही बनेंगे, लेकिन जब तक आप लोगों ने अगर अपना 6, 7, 8 अगर अच्छे से क्लियर नहीं किया होगा तो आपका 9-10 भी वहाँ पर बनना मुश्किल हो जाएगा, आप चाहे 9-10 को जितना भी पढ़ के जाएं। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री में सिर्फ 9-10 में जितनी हिस्ट्री है वही पूछी जा सकती है, इसके अलावा जो है आपसे और कुछ नहीं पूछा जा सकता, ऐसे तो कतई नहीं है। और जैसे कि डिफ़िकल्टी लेवल 12 की बात कही गई है तो 12 से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 11-12 से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जो है अगर चलिए ठीक है, सबसे पहले 6 to 8 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो जब तक आप लोग 6 to 8 नहीं पढ़ेंगे आप लोग का बेस नहीं बनेगा। क्योंकि अगर जैसे कि आप लोग हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते कि 6 से लेकर 8 तक का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इतना आप लोग मान के चलिए। और जैसे कि मैंने तो फॉर एग्ज़ाम्पल में हिस्ट्री लिया है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देने बैठेंगे, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि जो मौर्य काल के बारे में मान लीजिए आ गया, ठीक है। सम्राट अशोक, उसके पहले के जो घनानंद हैं, ठीक है। और जितने भी 3-4 राजाओं के नाम दे दिए गए और उनको ये कहा गया प्रश्न में कि आप इनको काल क्रम के अनुसार सेट करिए, काल क्रम के अनुसार पहले से बाद में इसको सेट करिए। तो जब आपने 6 to 8 ही नहीं पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आप खुद समझदार हैं। क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से 6, 7, 8 में ही अच्छे से दिया गया है। तो जब तक आप 6, 7, 8 नहीं पढ़ेंगे तो आप उस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी संभावना पूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ 9-10 पढ़ेंगे और क्वेश्चन उन्हीं में से बनेंगे। ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 9-10 से देखने को मिलेंगे, लेकिन पेपर तो आपका हिस्ट्री का है और लेवल आपका टीजीटी है। तो टीजीटी में बिल्कुल लड्डू पेपर तो नहीं आएगा कि बस लड्डू बना हुआ है आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना 6, 7, 8 कंप्लीट करना है और उसको अच्छे से क्लियर करना है। आप चाहे उसको कम समय दें, ज़्यादा समय दें, ये आप पर निर्भर करता है कि आपका याद करने का और समझने का लेवल कितना है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग इसको कवर करिएगा। उसके बाद आप लोग 9-10 की ओर बढ़िएगा। तो सबसे पहले आप 6, 7, 8 कंप्लीट करिए। हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स मान लीजिए। तो जब तक मैथमेटिक्स वाले 6 to 8 NCERT को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उनका बेस ही क्लियर नहीं होगा, तो वो 9-10 की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 9th और 10th पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सबसे पहले 6 to 8 पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट रहे हों और आपने कभी NCERT पढ़ा ही नहीं है, तो जब तक आप 6 to 8 NCERT के मैथमेटिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपके बहुत हद तक ये चांस है कि 9-10 अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि ये सीधे NCERT की बुक आप 9-10 पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपको 6 to 8 पढ़ना पड़ेगा। तो ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है 9-10 को डायरेक्ट 9-10 सॉल्व करना, जो 6 to 8 अच्छे से वो कर चुके हैं पहले से ही। वो बस 9-10 पे फोकस करें, उनका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चूँकि डिफ़िकल्टी लेवल जो है 12 तक का कहा गया है, तो आपका 11-12 भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये चांस है कि उनसे कम प्रश्न आए और आपके 9-10 से ज़्यादा प्रश्न आए, ठीक है। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट्स वाले जिस भी सब्जेक्ट से हों, चाहे वो भाषा के स्टूडेंट हों, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा के स्टूडेंट हो, उनको 6 to 8 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो 6 to 8 नहीं पढ़ेंगे, उनका जो है कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा और 9-10 की ओर वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये मेरी जो ओपिनियन है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे बेहतर अगर आप लोग समझ सकते हैं तो आप अपने आइडियाज़ पे चल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह से पीजीटी वाले भी इसी तरह पीजीटी के लिए भी मैं ऐसे ही कुछ बात करने वाला हूँ कि जो 6, 7, 8 आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है 9th से 12th की ओर बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हों जिन्होंने NCERT 6, 7, 8 कभी पढ़ा ही नहीं है, अब वो डायरेक्ट NCERT 9 और 9 से लेकर के 12th पढ़ने के लिए बैठ जाएं या फिर 11, 12 पढ़ने के लिए बैठ जाएं, तो बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए, बहुत दिक्कत होने वाली है।
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि अभी आप लोग को थोड़ा समय मिला हुआ है, EMRS की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके डेट बढ़े हुए हैं, तो आप लोग के पास थोड़ा समय और मिल गया है। तो आप लोग 6 से 8 पहले अपना क्लियर कर लीजिए, समय को देखते हुए कि अगर हो सकता है आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप इसको कम समय दीजिए, लेकिन इसको कम से कम एक बार पढ़िए, इसको जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए। इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं दिए हुए होंगे तो इनको अच्छे से आप लोग पहले रीड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग 9th-10th की ओर आगे बढ़िए, 11th-12th की ओर आगे बढ़िए, ठीक है। तो जो PGT वाले स्टूडेंट हैं, PGT वाले जितने स्टूडेंट हैं उन लोग को 12th तक का सिलेबस के लिए कहा गया है। तो 9, 10, 11, 12 उनको अच्छे से करना है और उनके जो ज़्यादातर प्रश्न हैं वो 11th to 12th, 11-12th के ज़्यादा प्रश्न उनको देखने को मिलेंगे। करीबन 80% जो प्रश्न हैं वो आपको 11-12 से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन, चूँकि आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन आपको कही गई है, तो आपको क्या करना है कि ग्रेजुएशन लेवल से भी आपके प्रश्न आएंगे। हो सकता है 10 to 20% आपके ग्रेजुएशन लेवल से आ जाए, लेकिन क्या है कि ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ठीक है। ग्रेजुएशन में जो है 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और 3 साल के इतने मोटे मोटे बुक्स, और जिस कोर्स को लोग 3 साल में करते हैं उसको आप इतने कम समय में तो नहीं कर पाएंगे, और उसके प्रश्न भी कम ही आने वाले हैं। हो सकता है 10% आए, हो सकता है 15% आए या 20% भी आए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सबसे पहले इसको नेगलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले अपना ध्यान जो है 11-12 पर ही आप लोग फोकस कीजिएगा। यानी 11-12 पर तभी जब आपके पहले के चैप्टर 6 से लेकर के आपके पूरे 10 तक के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप 11-12 को अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और इस 11-12 को अच्छे से करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, वरना ग्रेजुएशन को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न तो कम आएंगे लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप 11-12 पर अपना फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिर कहता हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप ग्रेजुएशन लेवल को बिल्कुल देख के जाइएगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके स्टूडेंट ग्रेजुएशन को पढ़ के भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथमेटिक्स तो सभी हल करने वाले सवाल होते हैं, सभी को सॉल्व करने वाले सवाल होते हैं। तो हो सकता है कि PGT वाले बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएँ, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस वजह से आप अपने ग्रेजुएशन लेवल को है जो है बाद में पढ़िएगा अगर आपको समय मिलेगा तब। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो थ्योरी वाले होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले और भी जो हिस्ट्री जियोग्राफी वाले, तो वो ग्रेजुएशन को जो है सारे क्वेश्चन चूँकि वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस वजह से वो ग्रेजुएशन के भी पढ़ के जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट से वो आगे रह सकते हैं जो ग्रेजुएशन की तैयारी न किए हों। तो यही थी आज की वीडियो जिसके बारे में मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को। तो उम्मीद है कि वो बातें आप लोग को समझ में आई होंगी कि आपको सबसे पहले 6 to 8 आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अगर ये सोचेंगे कि डायरेक्ट आप 9th 10th पढ़ने जाएं या फिर PGT वाले डायरेक्ट 11-12 पढ़ने जाएं तो ये नामुमकिन है। आपको सबसे पहले अपना बेस जो है मजबूत करना पड़ेगा, और बेस आपको मिलेगा 6 to 8 में, चाहे वो हिस्ट्री में देख लीजिए या फिर जियोग्राफी में देख लीजिए या फिर मैथमेटिक्स में देख लीजिए या फिर साइंस में देख लीजिए। आपको कहीं भी जो है आपका बेस NCERT की बेस आपको 6 to 8 में ही देखने को मिलेगा और आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया होगा, ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये हमारे से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।